खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव आया न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष वकार रसूल पर साधा निशाना। कहा, पद्म भूषण पुरस्कार पर की गई टिप्पणी के लिए उन्हें मांगनी चाहिए माफी। पद्म भूषण वाले बयान पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष वकार रसूल ने मांगी माफी। कहा, अपने शब्दों के लिए मांगते हैं सबसे माफी। शिवसेना ने टोल वसूली को बताया अवैध, बंद करने की उठाई मांग। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कश्मीर के पहाड़ी नेता हुए बीजेपी में शामिल प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया स्वागत। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष वकार रसूल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर पद्म भूषण पुरस्कार के लिए खुद को बेचने का आरोप लगाया है, ये सरासर गलत है और वे इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणियां की है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने इसके लिए उन्हें माफी मांगने को कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने जिस प्रकार से एक सर्वोच्च जो हमारा पुरस्कार है पद्म विभूषण, उस पर तंज कसा है और गुलाम नबी आजाद को लेकर के ये कहा कि छोटे से एक सम्मान के कारण से इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बेच दिया, बड़ा ही लज्जाजनक, शर्मनाक और इस प्रकार का बयान है। कांग्रेस का नेता अक्सर इस प्रकार की बात करते हैं और खास करके ये भी माना जाना चाहिए कि जिन लोगों को आज तक ये सम्मान मिला वो कितने आदरणीय थे और अपने अपने फील्ड में एक ख्याति प्राप्त होने के कारण से उनको इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया। एक तो उन्होंने इस सम्मान का निरादर किया है, दूसरा प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, घड़ियाली आंसू बहाए, उसके कारण से ये सब चीज़ें हुई। तो कांग्रेस के नेता बिल्कुल राजनीति में अपना संयम खो बैठे हैं, फ्रस्ट्रेशन है उनमें और खास करके जिस प्रकार से खड़गे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया था, प्रधानमंत्री को रावण कहा था। इससे पहले मौत का सौदागर सोनिया गांधी कह चुकी हैं, इन्होंने भी इस प्रकार के जो टिप्पणी की है लज्जाजनक है और देश से माफी मांगनी चाहिए और खास करके वो लोग जिनको ये सम्मान है उनका बहुत बड़ा निरादर हुआ। पद्म भूषण वाले बयान पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष वकार रसूल ने माफी मांगी और कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने पद्म भूषण के बारे में क्या कहा है, लेकिन वे उसकी जांच करेंगे और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कुछ गलत कहा है तो वे अपने शब्द वापस लेते हैं और सभी से माफी मांगते हैं। बता दें, कांग्रेस नेता वकार रसूल ने जम्मू कश्मीर ने पद्म भूषण को छोटा पुरस्कार कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। हर अवार्ड की अपनी अहमियत होती है, तो पद्म भूषण का भी अपना अहमियत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई 2-4-5 दिन पहले कोई स्टेटमेंट निकला होगा, मैंने तो अभी चेक नहीं किया कि कौन सी स्पीच में क्या है, मैं चेक करूंगा, उसके बाद मीडिया के सामने आपकी अपनी जो है होगी क्लियरनेस क्या होगा मैं देखूंगा, उसमें मैंने नहीं देखा अभी। लेकिन उसमें किश्तवाड़ में आपने कहा देखिए एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बीजेपी जो है अवार्ड सारे पॉलिटिकल बेस पे दे रही है। ये दर्शाता है जो उनके साथ आने वाला होता है या कांग्रेस से निकलने वाला होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो बाकी रहा छोटा और बड़ा अवार्ड, अगर कोई गलत बात होगी उसको मैं वापस लेता हूँ। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर जारी निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के दौरान इस सड़क मार्ग पर टोल वसूली बंद करने की मांग की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद प्रदेश की जनता पर टोल प्लाजा थोपे जा रहे हैं। साहनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग काफी
खस्ता हालत में है। हर 2 से 5 किलोमीटर के बाद निर्माण एवं मरम्मत का काम जारी है, जिससे सड़क की हालत काफी दयनीय है। और उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर वाहन चालकों और सड़क किनारे बसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहनी ने कहा कि बेहतर सड़कों की सुविधा के बदलते जनता से टोल वसूली की जाती है और तब तक सड़कें बेहतर नहीं होती तब तक टोल वसूली अवैध है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमारी पत्रकार वार्ता है, जम्मू संभाग के अंदर खास करके लखनपुर से लेकर कटरा तक जो 3 टोल प्लाजा यहां पर लगा दिए गए हैं, उसको बंद करने को लेकर है। इसके साथ ही देखिए, टोल प्लाजा लगाने का मुख्य मकसद सरकार का होता है कि जनता को, राहगीरों को बेहतर सड़कें देना और बेहतर जो है वो पुल वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है मुहैया करवाना। मगर आप देख रहे हैं कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर 2 से 4 किलोमीटर के बाद मुरम्मत का काम जारी है, सड़कों के चौड़ीकरण का काम जारी है, सड़कों का भी विस्तार किया जा रहा है। तो हमारी सबसे पहली तो मांग है कि जब तक ये सड़कों का विस्तार पूरा नहीं होता तब तक जनता से टोल ना वसूला जाए। ये एक तरह की अवैध वसूली है। अगर आप जनता को बेहतर सड़कें नहीं दे रहे तो टोल वसूल करना भी पूरी तरह से अवैध है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हमारी मांग है कि जम्मू और कटरा के बीच में जो 3 टोल स्थापित किए गए हैं, यहां पर जो है वसूली को बंद किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद यहां पर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की है। तो यात्रियों से, मां के यात्रियों से किसी तरह का टैक्स वसूल ना किया जाए, यही हमारी अपील है। उसके बाद जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अगर हम नॉर्म्स को भी पढ़ते हैं, उनके जो है पढ़ते हैं, उनके सारे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो नॉर्म सेट किए गए हैं, उसके अंदर भी जानकारी है कि 60 किलोमीटर के बाद ही आप दूसरा टोल स्थापित कर सकते हो, जबकि सरोर और बन टोल प्लाजा के अंदर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, ये मात्र 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एक तरह का ये लगातार हम पहले भी इसके प्रयास कर चुके हैं कि यहां से ये टोल जो है उठाया जाए, अवैध वसूली यहां से जो है बंद की जाए। सरकार अपने खजाने भरने का जो सरकार को एक मोह बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, उससे मोह त्याग कर जो है जनता को राहत दी जानी चाहिए। यही हमारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील है। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज कश्मीर घाटी से आए हुए पहाड़ी नेता भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई नेता भाजपा में शामिल हुए, जिनका पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी में स्वागत किया। रैना ने कहा कि पहाड़ी नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। रैना ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और इसको लेकर काम कर रही है। वहीं पहाड़ी नेताओं ने भी भाजपा में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की। वेलकम करें, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। की बढ़ती लोकप्रियता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर के प्रति विशेष प्यार जो है, उससे ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कद जो है ऊंचा होता जा रहा है। और आज मैं मान के चलता हूं कि अगर आज इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है तो माननीय अध्यक्ष जी का जो एक नारा है 50+ का, वो पूरा होगा और अब 50+ मैं रविंदर रैना जी के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे राजौरी पुंछ, जब हम राजौरी की बात करते हैं तो पुंछ के बिना राजौरी भी अधूरा होता है और राजौरी के बिना पुंछ भी अधूरा होता है। हमारे राजौरी पुंछ के रहने वाले रविंदर रैना जी जहाँ लंबेड़ी से पैदा हुए, उनके दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कद बहुत ऊंचा हुआ है। हम उनका भी बड़े मशहूर है, जो उनकी एक वर्किंग स्टाइल है, जिस वर्किंग स्टाइल में वो काम कर रहे हैं। जैसे आज यहाँ पर डॉक्टर खुर्शीद मीर जो उड़ी से के रहने वाले हैं और बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, और अब्दुल खालिक जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आज के दिन अगर मैं उड़ी के बारे में बात ना करूं तो उड़ी के साथ बेइंसाफी होगी। जब अंधकार था कश्मीर के अंदर, अलगाववाद और आतंकवाद चरम सीमा के ऊपर था, वहां पर भाईचारा था, वहां हुर्रियत की बंद की काल का असर नहीं होता था, वहां भारत माता की जय के नारे उस समय 90 के दौर के अंदर लगते थे। और पूरे कश्मीर से वहां से एक डिस्प्लेस्ड हुए लोग, माइग्रेट हुए कश्मीरी पंडित हमारे भाई, लेकिन उड़ी के हिंदुओं को वहां के लोगों ने माइग्रेशन नहीं होने दी। वो भाईचारा जो है वो पूरी दुनिया ने देखा है। हमारे लिए ये बेहद खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का
जबरदस्त विस्तार हो रहा है। जम्मू और कश्मीर के चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। जम्मू रीजन तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वादी कश्मीर से भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हमें पूरा यकीन है कि जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल असेंबली इलेक्शंस में भी खिलेगा। और ये शुरुआत कश्मीर से पहली सीट, पहला कमल का फूल उड़ी से खिलेगा, इसका हमें पूरा यकीन है। उड़ी जो वादी कश्मीर है वहां आज बीजेपी की लहर है, लेकिन अगर आप उड़ी में चले जाएंगे तो वहां का रौनक ही कुछ और है। पहाड़ी कबीले के लोग हों या वहां के गुजर बकरवाल या जो हमारे कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, जबरदस्त तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा जम्मू में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आयोजन किया गया। बता दें, इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान M.K. भारद्वाज और अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। वहीं बार एसोसिएशन के प्रधान ने इस पर जानकारी दी और कहा कि इससे एक दूसरे से बातचीत करने और एक दूसरे की समस्याओं को सुनने का मौका मिलता है। यहाँ पे आगे हैं, बहुत अहम खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं और बहुत अहम योगदान रहता है इनका। और मेरे ख्याल से रस्मी कार्रवाई रह गई है, वो भी जीत के लिए नहीं खेल रहे, उनको भी पता है कि मैच हाथ से निकल गया है। 1 या 2 गेंद का खेल बाकी है और रस्म पूरी करने की वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये लास्ट के बॉल खेले जाएं। और जो अगला मैच है वो शुरू होने में चंद मिनट बाकी है। आज टूर्नामेंट का 5th डे है। बीच में आपने देखा होगा कि पहले दिन चीफ जस्टिस साहब और ऑनरेबल जजेस थे, इनॉग्रेशन हुई मैच की। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, कल मेयर थे, हमारे सीनियर एडवोकेट्स, सीनियर मेंबर्स, सब ने सभी मेंबर्स जो है इनको इनकरेज किया और ये टूर्नामेंट आज क्लाइमैक्स पे पहुंच रही है। आज सेमीफाइनल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज जस्टिस ताशी साहब, जस्टिस ओसवाल साहब, जस्टिस सेकरी साहब, इन्होंने आकर के सबकी हौसला अफजाई जो है इस टूर्नामेंट में की है। बाकी टूर्नामेंट्स, वॉलीबॉल की टूर्नामेंट हो चुकी है, फुटबॉल चल रहा है और कल हमारे जो फाइनल मैचेस हैं वो हो जाएंगे और जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हम हाई कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर ही करेंगे, जिसमें सारे मेंबर्स बाहर के वहाँ होंगे, सिविल सोसाइटी से भी लोग बुलाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी वहीं पे बुला करके हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ करेंगे। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू के परेड ग्राउंड में इंटर जोन लेवल YSS कप 2022-23 आयोजित किया गया, जिसका आज दूसरा दिन था। वहीं इसमें भाग लेने काफी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बता दें, इसमें खेलने के बाद जो है खिलाड़ियों को आगे की प्रतियोगिता में मौका दिया जाएगा। इस मौके पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि ये पहल खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसका आज समापन हुआ है। एक मिनट। सर, तिलकराज शर्मा, इंचार्ज ZPO जम्मू जोन। सर जी, हमारी टूर्नामेंट कल से स्टार्ट हुई है, ये 2 दिन में चली है, जो 10 टीमें थी। आज वो जो है लास्ट डे है, आज फाइनल मैच जो खेला जाएगा। इसके बाद जो टीम निकलेगी इनमें से वो सीधी इंटर जोन बार लेवल के जाएगी। उसके बाद जो जो बाहर से निकलती है जो टीम, वो डिस्ट्रिक्ट के लिए जाएगी, वो आगे डिस्ट्रिक्ट के एक बार डिवीज़न जाएगी, डिवीज़न के बाद स्टेट लेवल के। बेसिकली आज परेड ग्राउंड के अंदर ये जो एक टूर्नामेंट चल रही थी YSS के सुजाने से, देखा गया है कि सेंटर की तरफ से एक डायरेक्शन दी गई है। LG गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है स्पोर्ट्स काउंसिल को, जिसके चलते YSS की तरफ से वार वाइज जो एक टूर्नामेंट यहाँ पे करवाई जा रही थी, उसमें 10 टीमें टोटल एंटर हुई थी, जिसका आज यहाँ पे फाइनल मैच है
मैं थैंक्स करना चाहता हूँ पूरी एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिससे हम लोग वो एक टैलेंट जो कहीं ना कहीं गलियों तक ही सीमित रह जाता था, आज हम लोग उसे ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं। और यही टैलेंट है जो आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा। तो सर आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मतलब 10 टीम जो है यहाँ परफॉर्म कर चुकी हैं। तो आज आप देख रहे हैं, आज क्लोजिंग सेरेमनी है यहाँ पे। हमारे साथ हमारे यहाँ एज ए चीफ गेस्ट जो है कॉरपोरेटर आए हैं सुनीत कुमार रैना जी। हमारे यहाँ कोच हैं यहाँ परेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रणधीर सर, वो भी यहाँ आज आए हैं। उन्होंने अपने शब्दों के साथ बच्चों को मोटिवेट किया है। तो कल से जो मैं बच्चों का उत्साह देख रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे वाकई ही आगे आना चाहते हैं। बच्चों ने यहाँ बच्चे आप देख रहे हो ये आए हुए, ये स्कूल छोड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना धन्यवाद किया है डिपार्टमेंट को कि इनको ऐसा मौका नहीं मिलता है। क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी भी टूर्नामेंट होती हैं वो आपको एज ग्रुप के हिसाब से ही करनी पड़ती है। ये एक सॉर्ट ऑफ ओपन टूर्नामेंट है, तो उसमें जो बच्चों का टैलेंट है, जो इनका कैलिबर है, जो ये स्कूल टाइम खेलते आ रहे हैं। और आपको पता है जो एक प्लेयर होता है ना, वो अपने मरते दम तक भी खेलना ही पसंद करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अनप्रिविलेज्ड थे, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो जब इन्होंने हमारे साथ, जब अभी इंटरेक्शन हुआ इनका चीफ गेस्ट के साथ भी, तो इन्होंने बताया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक स्टेज जब आप स्कूल छोड़ देते हो तो आपको ऐसी टूर्नामेंट, मतलब कोई भी ऐसी टूर्नामेंट अटेंड करने का मौका नहीं मिलता है। आरएसपुरा के लोग उनके क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं। अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने कहा कि इतनी सर्दी के बावजूद उनके क्षेत्र में बार बार बिजली जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां पेश आ रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर उनकी समस्या को हल करने की अपील की। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਘੰਟੇ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਛੱਡਦੀ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਤੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲਾਉਣ। ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ ਹੀ। स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद बडगाम के मेन टाउन वार्ड नंबर 1 उस्ताद मोहल्ला और गनी मोहल्ला में सड़कों पर स्थानीय लोगों द्वारा सड़क को जामकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए इन लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी जमीन ग्रिड स्टेशन बडगाम को दी थी और उस वक्त उनसे वादा किया गया था कि बडगाम को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन बिजली विभाग उन्हें शेड्यूल के मुताबिक भी नहीं दी जा रही है। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई स्मार्ट मीटर्स पर भी तोड़ दिए और पीडीडी के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि वे गरीब हैं और उनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है, जिसके लिए उन्होंने एलजी प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेने की मांग की। वहीं इस पर पीडीडी विभाग के एई ने भी जानकारी दी। आइए नजर डालते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि हमने उस वक्त बड़गांव वालों ने औने पौने दामों पर ग्रिड के लिए ज़मीन छोड़ी है और हमारे साथ ये वादा हुआ था कि बड़गांव को हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देंगे और 24 आवर्स देंगे। अब बड़गांव को 8 घंटे भी बिजली नहीं रहती है और ये मीटर इंस्टॉलेशन के लिए हम इनको यही कह रहे हैं कि आप लिख के दो, हमें 24 घंटे बिजली रहेगी और जो आप कह रहे हो कि यहाँ लगाने हैं हम उसके बाद आपको करने देंगे, बिजली मीटर लगाने देंगे, हमें आप लिख के दो, अभी लिख के दो। जो इन्होंने वादा किया था हमारे साथ वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। क्या तम सात बाज़ाब्त पे कत कर अद दुत तमो जमीन बे दुत जमीन बड़गाम बगैर तमो वो दोपक दिमो फ्री पावर
पत क्या करूँ क्या न करूँ क्या दलील वो रोजान 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट यीत कालस रोजान ये पावर आग सब आग सब फैसला बडगामिस मज नी जो बडगाम टाउन है ना, इसकी कटेलमेंट 7.5 घंटा है। परसों डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी कि इसको ज़्यादा कटेलमेंट क्यों है एज कम्पेयर टू चाडोरा एंड खान साहब। वहाँ जो कंसर्न है फारूक साहब, उन्होंने बोला वहाँ सारे 100% मीटर्ड है चाडोरा टाउन एंड खान साहब टाउन। डीसी साहब ने बोला आप क्यों नहीं यहाँ मीटर लगाते हो? तो अकॉर्डिंगली सर हमने बोला, उसने बोला डायरेक्शंस थे कि विदिन 7 डेज आप सारे मीटर लगाओगे। तो हमने पहले वार्ड 4 से स्टार्ट किया, उधर प्रोटेस्ट हो गया जी, कहीं और से स्टार्ट किया। फिर हमने डिसाइड किया जो फर्स्ट सब स्टेशन है फीडर का, टाउन फीडर का, वो आता है जबर मोहल्ला। वहाँ से हमने, वहाँ लोग निकले नहीं जी यहाँ आप 1 से, जो भी काम होता है वार्ड 1 से स्टार्ट होता है। फाइनली मीटिंग बुलाई थी SHO साहब ने, जो एल्डरली थे यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन, उन्होंने म्यूचुअली ये डिसाइड होगा कि वार्ड 1 से काम। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ ज्वाइन करते हुए। आई हैव रिसेंटली बीन पोस्टेड टू दिस सब डिवीजन। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्या कमिटमेंट हुई थी उस वक्त, क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई है और फिर क्यों नहीं हुई, उसका मुझे कोई इल्म नहीं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के अध्यक्ष वकार रसूल वानी ने श्रीनगर पार्टी कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों नए प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में स्वागत किया। वहीं इस पर बोलते हुए उन्होंने नई पार्टी सदस्यों से पार्टी के लिए उत्साह के साथ काम करने का आग्रह किया और कहा कि अकेले कांग्रेस पार्टी ही है जो लोगों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करती है। नेशनल यूथ पार्टी के पहले हमारे साथ थे, बाद में PDP से इन्होंने लड़ा, 10,000 से ज्यादा वोट लिए तमाम साहब ने। यहाँ पे देखो लीडर है हमारे। जम्मू कश्मीर की जगह जगह से मैं लोलाब, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा से लेके बनी, बसोली, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, हर जगह घूम रहा हूं और हर जगह मुसलसल लोग आप देख रहे हैं, जलसों में भी भीड़, और आप देख रहे हैं मुसलसल यहाँ कश्मीर में भी कितनी बार हमने यहाँ ज्वाइनिंग कराई। आज भी यहाँ पे हमारे BJP से जो है गुलाम अहमद मीर साहब जो इंचार्ज बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो ज्वाइन हुए। अल्ताफ अहमद साहब, ये जो मलिक साहब, ये रफियाबाद से थे, अपनी पार्टी में थे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गए। इसी तरीके से नेशनल यूथ पार्टी के जावेद साहब, ये आज कांग्रेस पार्टी स्टेट सेक्रेटरी थे। मोहम्मद कमाल साहब जो सीनियर लीडर हैं, ये ज्वाइन हुए और इनके मैंने डाल। तो कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, रजनी पाटिल जी की लीडरशिप में, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। आपने देखा मुसलसल कोई दिन ब्रेक नहीं है जब हमारा कोई ना कोई फंक्शन होता है। और जो यहाँ पे बताया गया था कि एक सदर रहा है और उसके साथ कोई नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2-3 महीने में सबसे ज्यादा प्रोग्राम अगर किसी पार्टी ने किए हैं जम्मू कश्मीर में, वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो वही मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, इंशाल्लाह भारत जोड़ो तक हम जो है पूरी प्रोग्राम करेंगे। और अभी राहुल गांधी जी जनवरी के एंडिंग में यहाँ प्रवेश कर रहे हैं लखनपुर से कश्मीर तक, और जनवरी के एंडिंग में वो यहाँ आएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी सभा, कंक्लूडिंग सभा होगी, और पैदल आएंगे, पूरे रास्ते में पैदल आएंगे। हम उनके साथ हैं, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, भीड़ का जो इंतज़ाम है, जो भी आगे पीछे से लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे भी राब्ता हो रहा है। और हम वेलकम करते हैं जिन पार्टियों ने स्टेटमेंट दिया कि वो भारत जोड़ो में, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, भारत जोड़ो में शामिल होना चाहते हैं, नफरत को मिटाने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, रोज़गार को देने के लिए, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। हाजीने में DDC चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बांदीपुरा जिले के सदरकोट बाला क्षेत्र में पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें, इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं इस अधिवेशन में अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अशोक कोल ने की। इस मौके पर उनके साथ उत्तर प्रभारी मुदस्सिर वानी, जिला अध्यक्ष नसीर अहमद लोन, वरिष्ठ नेता राथुर महराज सहित अन्य भी कई नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मालपुरा सदरकोट बाला में इकट्ठे हुए और हाजीने
में डीडीसी चुनावों से पहले पार्टी सम्मेलन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए नेताओं ने कार्यकर्ताओं से 5 दिसंबर को कुलसुमा को वोट देने और भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का आग्रह किया। वहीं इस रैली को संबोधित करते हुए अशोक कुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पत्थर की खदान को वैध करने में मदद करेगी, जो कि सदरकोट बाला की आजीविका है। हम तो यही कह रहे थे, अपने भाषण में भी मैंने कहा हमारे लोगों से कि ये जो पुरानी सरकारें हैं, इन पुरानी सरकारों ने, वो चाहे एनसी की है, चाहे पीडीपी की है, चाहे कांग्रेस की है, इन्होंने लोगों का कोई भला नहीं किया। इन्होंने अपने घर भरे, अपने परिवारों को भरा, लोगों को फ़ायदा मिले इसकी उनकी कोई चिंता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए है। मैंने कहा यहाँ के हमारे मोदी जी ने कहा 2014 में ही मेरी सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, माताओं बहनों की सरकार है। और मोदी जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, इस प्रकार की सरकार है। इन्होंने हमारे सामने ये मसला लाया है, हमारे कार्यकर्ताओं के पास भी ये मसला है। हम इस मसले को उठाएंगे और बिल्कुल इनके साथ, इनको न्याय मिले, इनको हक मिले, उसके लिए हम कोशिश करेंगे ज़रूर। को देखिए, बीजेपी का तो अभी शुरुआत है, वो तो वेल बिगिनिंग होता है। हमारा ये पूरा ये होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार से यहाँ लोगों का हमें मिला है उसके साथ हम इस बात को मानते हैं कि हम यहां से इस सीट को जीत जाएं। जेकेईसीसी जेएनके एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जेकेएसईडब्ल्यूडब्ल्यूए जेके सोलिस एम्प्लॉयज वर्किंग वुमेन एसोसिएशन के साथ मिलकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर जेकेईसीसी के अध्यक्ष शाह फयाज तथा जेकेएसईवीए के चेयरपर्सन अबीदा वार्ड ने इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मानव संसाधन पुनर्गठन के संबंध में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया और इस मौके पर अन्य भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। और उसको याद तो किया और एक पॉलिसी बनाई और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उसको अप्रूवल दिया। बट उस पॉलिसी में कुछ चीजें जो हैं, कुछ हमें ऐसी चीजें लगी जिनको न देख के उस पॉलिसी में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। पहली बात यह है कि उस पॉलिसी में यह वाजे नहीं किया गया है और एनहांसमेंट ऑफ जो सैलरीज है, वेजेस है, इसकी कोई बात नहीं हुई है। इसमें जो है रेक्टिफिकेशन की बहुत जरूरत है। जो सबसे ज्यादा जरूरी था कि अगर ये आज रूरल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, जो भी कोई काम होता है हल्के में, आंगनवाड़ी वर्कर को बिसाइड्स के आईसीडीएस का काम, इनको वो काम भी दूसरे डिपार्टमेंटों के दिए जाते हैं। लेकिन उसको मद्देनजर देखते हुए सरकार ने इसमें जो है इंक्रीज इन वेजेस जो है वो नहीं रखा है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार को चाहिए इस पॉलिसी में जो है एक बार फिर इस पे गौर खोज किया जाए और इनकी सैलरी जो है जल्द से जल्द इंक्रीज की जाए। कम से कम 15,500 तो होना ही चाहिए मंथली। एक बात। दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो काम करते हैं, सरकार ने इस पॉलिसी में 60 इयर्स रखा है एज ऑफ दिस रिटायरमेंट। अगर हम 60 साल की बाद पोस्ट रिटायरमेंट देखें तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ये आंगनवाड़ी वर्कर अपनी 20-25 साल डिपार्टमेंट को सर्व करती है, अपनी कीमती साल देती है। तो मुझे पता है इनके पास कौन सी चीज है जो ये रिटायरमेंट के बाद ले जाएंगे। और रिटायरमेंट के बाद यही नहीं है, ना कोई पेंशन का कोई सिस्टम है, ना इस पॉलिसी में यह कहा गया है कि जब एक आंगनवाड़ी रिटायर हो जाएगी तो इसके साथ सरकार क्या सलूक करेगी, कोई कुछ नहीं रखा गया है। तो हम इसकी जो है इस चीज की बहुत मुखालफत करते हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए था अगर एक एम्प्लॉय अपनी पूरी उम्र एक डिपार्टमेंट को देता है, सर्व करता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसका हक बनता है। उसके लिए 5 लाख रुपए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलने चाहिए एक आंगनवाड़ी को, प्लस 5,000 मंथली आंगनवाड़ी वर्कर को पेंशन मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो ये सरासर नाइंसाफी और इस पॉलिसी का कोई पर्पस नहीं है फिर। और तीसरी बात यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जिन सेंटर्स में काम करती है वहां पे हेल्पर्स भी होती हैं। आपको पता है कि जो हेल्पर्स होती हैं बहुत सारों ने अपनी जमीन लैंड डोनेट की है कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, उनको कंपनसेशन नहीं है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। दूसरी बात, उनकी वेजेस में भी एनहांसमेंट होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो वहां पे बच्चे पढ़ते हैं हीटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, विंटर्स में ये काम करते हैं तो कोई अरेंजमेंट नहीं। फ्यूल चार्जेस आप देखिए, फ्यूल चार्जेस 3 रुपए कुछ पैसे हैं। आज के दौर में 3 रुपए में क्या गुजारा हो सकता है? 100 रुपए भी फ्यूल चार्ज जब वो आंगनवाड़ी हेल्पर्स वहां पे जो मील्स तैयार करते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें भी जल्द से जल्द एनहांसमेंट होनी चाहिए। एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरी क्या हम वुमेन नहीं है? दूसरी तरफ क्या सलूक करते हैं हमारे साथ? 61,000 हम भी है जम्मू कश्मीर में, हमारे साथ ये सलूक क्यों है? ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, ये स्लोगन की बात है करने की।
बोलने की बात नहीं है। दूसरी तरफ उसने मतलब हमारे साथ ऐसा मजाक किया कि हमारे आजकल आपको पता है, आजकल कोई बोलता नहीं कि लड़का क्या करता है, बोलते हैं कि लड़की क्या करती है। जब किसी आंगनवाड़ी मेरी आंगनवाड़ी बेटी को इसी वजह से ये शादी मिलती है कि वो 3,000-4,000 कमाती है। जब मतलब उसकी शादी दूसरे वार्ड में या दूसरे गांव में या दूसरे तहसील में हो जाए, उसको उसी वक्त ये वो छीन लेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि रिजाइन करेंगे, उन्होंने बोला कि हम उसको छीन लेंगे उसी वक्त, ये मतलब ये पोस्ट उसको छीन लेंगे। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? हम भी हिंदुस्तान के मतलब महिलाएं हैं, हमें भी आता है लड़ना, हम भी लड़ेंगे। खबर अब तक के आज के संग पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।